हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हमारी इस सीरीज में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट अल्टीमेट सीरीज चल रही है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक, वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा एग्जॉस्टिव था, आई नो। एसिड को हमने पूरा एक्सप्लोर किया, उसके बाद बेस को हमने पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया, जिसके अंदर हमने इंडिकेटर्स को भी पढ़ा था। और आज के टॉपिक में हम पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, काफी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इंडिकेटर को पढ़ा था पिछली क्लासेस में, आप अच्छे से जाकर देखिए और वहां पर आपको समझ में आएगा। इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग एसिड और बेस को समझ पा रहे थे, उनके टेस्ट को कर पा रहे थे। बेटा, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उनको सेपरेट कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन है। इंडिकेटर अगर हम जनरल इंडिकेटर्स यूज करते हैं लाइक फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर एंड ऑल, हम सिर्फ एसिड और बेस की क्वालिटी को समझ सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यानी हम क्वालिटेटिव तो एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो इंडिकेटर, जनरल इंडिकेटर की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए क्या किया गया बेटा कि मिक्सचर ऑफ सेवरल, काफी सारे इंडिकेटर को लिया गया, काफी सारे इंडिकेटर के मिक्सचर को मिलाकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम था कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितना H+ आयन कंसंट्रेशन है, इसको अच्छे से मेजर करके हमें ये बताए कि एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव भी हमें एक्सप्रेशन तैयार करके दे। यानी ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसका यूज है कि क्वांटिटेटिवली हम लोगों को H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बताए। H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन दे। तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर, काफी सारे इंडिकेटर को मिक्स करके एक परफेक्ट रेशियो में सॉल्यूशन को बनाया, तैयार किया। और ये सॉल्यूशन क्या करता है बेटा कि ये सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की बोतल के ऊपर, जिसमें भी कंटेनर में रखा जाता है, कि स्ट्रिप लगी होती है जिसमें डिफरेंट कलर, जो 0 कलर है ये पीएच वैल्यू मैंने लिखी है। पीएच को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पीएच वैल्यू को ये आपको बताएगा। यहां पर डार्क रेड कलर आपको मिलेगा। थोड़ा आप मूव करेंगे, यहां पर आपको येलो कलर के कुछ शेड्स मिलेंगे। सॉरी, थोड़ा सा और मूव करेंगे तो आपको ऑरेंज कलर के शेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप 7 पर पहुंचेंगे, इस जगह पर, ये सब कुछ 7 से पहले की बात है, यहां पर आपको ग्रीन कलर मिलेगा, जहां पर pH 7 वाला लेवल लिखा होगा। और आप एक्सट्रीम राइट में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको बहुत डार्क ब्लू, जिसको आप वॉयलेट बोलते हैं, वॉयलेट आपको मिलने वाला है। थोड़ा आप इधर की तरफ मूव करेंगे, यानी 13 12 11 की तरफ, तो आपको इंडिगो कलर मिलेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और इधर की साइड में यहां पर मूव करेंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। तो ये आपको राइट साइड के अलग अलग शेड्स मिलेंगे। जिस उस शेड चार्ट को अच्छे से मैच करके आपने अपना एसिड या बेस लिया, इंडिकेटर की 1-2 ड्रॉप डाली, इंडिकेटर डालने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर आया, इस स्ट्रिप में कहीं ना कहीं मैच करेगा। जहां पर भी स्ट्रिप पे वो मैच करेगा, वो आपको उस सॉल्यूशन की पीएच की इंफॉर्मेशन देगा। और पीएच की इंफॉर्मेशन मिलने से आपको क्वांटिटेटिवली ये पता चलेगा कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी है। और H+ आयन कंसंट्रेशन बेटा, H+ आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक
आपका सॉल्यूशन ज्यादा होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी आपका सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। दिस लॉजिक विल वर्क। तो यहां पर यह याद रखिए कि अगर आपके इस स्ट्रिप के ऊपर pH वैल्यू 7 है, यानी आपको ग्रीन कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि आपका सॉल्यूशन परफेक्टली न्यूट्रल है। परफेक्टली कैसा है बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और अगर आप 7 से लेकर 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। और 0 to 7 की बात करूं, जैसे 7 से 0 की तरफ आप चलना शुरू करेंगे, यानी अगर किसी का वैल्यू pH के इस मीटर के ऊपर 6 आ रहा है तो एसिडिक तो है लेकिन कमजोर एसिड है। अगर 0 वैल्यू आ गई यानी बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो 0 to 7 अगर आप मूव करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। यानी अगर pH एक सॉल्यूशन का 0 है, pH एक सॉल्यूशन का 6 है, तो 0 वाला ज्यादा एसिडिक होगा 6 वाले से। 0 वाला पॉइंट समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं, यानी 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर आपको बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशंस मिलेंगे। और 7 to 14 अगर आप मूव कर रहे हैं, 7 to 14 आप मूव कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की एक्चुअली इंक्रीज करती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन का pH है बेटा 7 और 8 है, और एक सॉल्यूशन का pH है 14, तो आप ये बताएंगे कि 8 वाला कम बेसिक है 14 वाले से। यानी 14 जिसका pH आएगा वैल्यू, वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्ट्रेंथ ऑफ बेस आप पिछली क्लास में अच्छे से समझ सकते हैं पढ़कर। क्लियर हो गया? तो pH स्केल वर्क कैसे करता है, अब हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, और मैथमेटिकल फॉर्म देखने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। कुछ वैल्यू मैं आपको मेमोरी बेस हैं वो बताऊंगा, उसको आप याद करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में काफी काम आएंगे और पूछी जाती हैं। ठीक, तो एक pH का एक बेसिक कंसेप्ट आपको लगता है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये जो pH में ये जो P है एब्रीविएशन, ये है पोटेंस, POTENZ। बेटा एक जर्मन वर्ड है, और जर्मन वर्ड का इसका मीनिंग होता है पावर। H, ये आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की बेसिकली इंफॉर्मेशन देने वाला है। पावर में जाएंगे तो इनवर्स रिलेशन लगेगा, अभी बता रहा हूं। मैथमेटिकली अगर बात करूं, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉगरिथम बेस 10 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एक्वस। मैंने यहां पर लिख दिया क्योंकि H प्लस एक्वस लिखें या H3O प्लस लिखें, बात एक ही होती है। तो यहां पर मैंने बताया कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the negative logarithm to the base 10 of H प्लस बोले एक्वस की फॉर्म में, या H3O प्लस बोले, H प्लस और H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए बेटा, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में इंक्रीज करती है तो आप ये याद रखिए कि pH वैल्यू डिक्रीज करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में इंक्रीज करता है तो pH वैल्यू डिक्रीज करती है। इस फॉर्मूले से आप समझ पा रहे होंगे कि नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू है तो ऑब्वियसली pH डिक्रीज करेगा, मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इसलिए pH वैल्यू इंक्रीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, pH इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज करती है, और वाइस वर्सा। और pH बेटा अगर डिक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगी। सिमिलरली हम बेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर मैं बेस के बारे में बताऊं तो मैं लिख सकता हूं कि pH अगर इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज करेगी, pH डिक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन भी डिक्रीज करेगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि pH का रिलेशन H प्लस से कैसे है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो ये कि H प्लस
एंड H प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके किसी सॉल्यूशन का pH है फॉर एग्जांपल 7, आपके किसी सॉल्यूशन का pH है 7, तो इसका मतलब होता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जितना H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उतना ही OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी इस सॉल्यूशन के अंदर, ये दोनों बराबर हैं। अगर आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मैंने प्योर वाटर लिया, डिस्टिल वाटर, जिसका pH होता है बेटा 7 यानी pH वाटर, अगर ये डिस्टिल वाटर है इसका pH 7 है, इसका मतलब प्योर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर इस प्योर वाटर में बेटा अगर मैं एसिड डाल दूंगा तो pH डिक्रीज करने लगेगा, यानी 7 से कम होने लग जाएगा। अगर मैं प्योर वाटर के अंदर NaOH यानी कोई बेस डाल दूंगा तो pH बेटा यहां पर इंक्रीज करने लग जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं HCl डाल रहा हूं इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH डिक्रीज होगा। अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन में यानी पानी के अंदर NaOH थोड़ा सा डाल दे रहा हूं तो NaOH डालने से क्या होगा? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब होगा कि H प्लस कम हो रहा है। OH बढ़ना मतलब H प्लस कम होना, क्योंकि होते तो दोनों ही हैं हमेशा। तो OH बढ़ने लगेगा मतलब H प्लस के कंपैरिजन में OH ज्यादा हो जाएगा तो H प्लस कम हो जाएगा, H प्लस कम हो जाएगा तो pH इंक्रीज करने लगेगी। तो यहां पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया कि pH फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं कुछ सर्टेन मेमोरी बेस्ड एग्जांपल्स की, और उसी के बाद ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक है? सो वी हैव टू मेमोराइज सम pH वैल्यूज। आप इसको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, और कुछ हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, यानी कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स के pH वैल्यू क्या होती है, और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ज्यादा अच्छे रहते हैं। लैब के अंदर आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले ले रहा हूं मैं सलाइवा। सलाइवा यानी ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा, और एग्जाम्पल में पहले यहां पर लिख दे रहा हूं। आप पहले कोशिश करें कि अपने आप कुछ याद है तो उसको लिखने की, उसके बाद मैं यहां पर वैल्यूज लिखूंगा तो पता चल जाएगा आपको कितना अच्छे से याद है। तो सलाइवा, तो सलाइवा के बाद है लेमन, लेमन जूस। लेमन जूस के बाद हम बात करते हैं कॉफी। कुछ जनरल एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। कॉफी के बाद हम लोग बात करते हैं 1 मोलर NaOH की बेटा। एक बात करते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन की। एक बात करते हैं टोमेटोज की। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, फिजी ड्रिंक्स भी इनको बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना। और हम लोग बात कर सकते हैं सलाइवा, और हम टीयर्स की, आंसू। ब्लड के बारे में बात कर सकते हैं, ह्यूमन ब्लड। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल। आपको क्या बताना है बेटा कि इनकी pH रेंज या एग्जैक्ट pH होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सलाइवा के लिए बेटा रेंज होती है 6.5 से लेकर 7.5। नॉर्मली ये रेंज होती है, मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा एवरीडे केमिस्ट्री के हिसाब से। अगर मैं 1 मोलर HCl बिल्कुल ज्यादा एसिडिक होता है तो इसकी वैल्यू होती है बेटा, इसका याद रखना 0 वैल्यू होती है, यानी मोस्ट एसिडिक की रेंज है pH के हिसाब से। सिमिलरली अगर 1 मोलर NaOH है आपके पास तो उस केस में ये होती है इसकी वैल्यू 14। टीयर की बात करें तो 7.4, ब्लड की बात करें ह्यूमन ब्लड तो अप्रोक्सीमेटली 7.4। सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनिक एसिड H2CO3 उसके अंदर होता है तो वो एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वैसे थोड़ी सी वेरिएबल हो सकती है, 3 होती है। अगर टोमेटो जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से ये भी एसिडिक होता है, तो टोमेटो की वैल्यू होती है बेटा अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 4.4 के आसपास। कॉफी की बात करें तो कॉफी भी थोड़ी सी एसिडिक होती है, कॉफी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.4 से लेकर लगभग 5.5 के आसपास होती है। लेमन जूस भी उसके अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड एक एसिड है तो सिट्रिक एसिड की वजह से ये भी एसिडिक माना जाता है। इसकी वैल्यू 2.2 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2.4। ये वैल्यूज थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं, जब आप टेस्ट करेंगे अपनी लैब के अंदर तो ये थोड़ी बहुत वैल्यूज
वेरी कर सकती हैं। नाउ वी आर क्विकली टेकिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। यहां से भी काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इसमें सबसे पहली मैं बात करता हूं ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए रिलेटेड विद पीएच। देखिए नॉर्मली हमारी बॉडी का जो पीएच है 7 से लेकर 7.8 होना चाहिए, ये रेंज है बेटा। अगर लेस देन 7 हुआ या फिर ग्रेटर देन बेटा 7.8 हुआ तो दोनों ही हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं होंगे। ऑल्दो हमने अभी बताया कि सलाइवा का क्या रेंज होना चाहिए, ब्लड का पीएच की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली टीयर्स की क्या वैल्यू होती है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हम लोगों के पास पीएच ऑफ रेन वाटर। देखिए रेन वाटर को नॉर्मली हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रेन वाटर का पीएच 7 होना चाहिए, लेकिन बेटा रेन वाटर का पीएच लेस देन 7 होता है। क्यों लेस देन 7 होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैसेज हैं, CO2 है, SO2, ये गैसेज क्या होती हैं वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिल जाएंगी और पीएच रेन वाटर का लेस देन 7 पर पहुंचा देंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, इफ द पीएच of rainwater, if the pH is of rainwater is less than 5.8, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, लेस देन 5.8 है तो ऐसे केस में हम रेन वाटर को एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन के काफी सारे नुकसान होते हैं। आप लोगों ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एसिड रेन काफी खराब है काफी सारी चीजों के लिए। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो कोई फिक्स वैल्यू प्लांट के लिए सच नहीं बताई, लेकिन होता क्या है कि सर्टेन प्लांट ग्रो विद ऑप्टिमम, जो सर्टेन प्लांट हैं वो ऑप्टिमम ग्रो कर पाते हैं एट अ सर्टेन पीएच। तो जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उनको पता है, या खेती करते हैं तो उनको पता है कि हमें यहाँ पर ये वाला चीज को अब लगाने वाले हैं तो सॉइल का पीएच एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए। तो ज्यादातर किसान लोग अपनी सॉइल का पीएच चेक कराते रहते हैं। अगर वो एसिडिक है, इफ एसिडिक, आपने देखा होगा ये प्रैक्टिस, अगर सपोज करते हैं आपकी एसिड रेन की वजह से आपकी एग्रीकल्चर लैंड काफी ज्यादा एसिडिक हो गई, काफी खराब सी हो गई, तो उसकी पीएच को हम लोग को क्या करना चाहिए बेटा, बढ़ाना चाहिए। और ऐसा कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर CaO, क्विक लाइम या स्लेक लाइम का स्प्रे करा देते हैं वहां पर पूरे एग्रीकल्चर लैंड में। उसके बाद ही आप आगे का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है, बेसिक नेचर के सब्सटेंस है। पीएच को बढ़ाने के लिए इस टाइप के सब्सटेंसेस डाले जाते हैं अगर कहीं पर एसिड रेन की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है। एक है बेटा डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको पता होगा एक नेटल प्लांट होता है जिसको बिच्छू घास के नाम से जानते हैं। नेटल प्लांट के अंदर बेटा मीथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड मिलता है। अगर वो टच हो जाए तो वहां की जो नेटल प्लांट की जो लीव्स हैं उसके स्टिंग आपके रिलीज कर देंगे आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड। बहुत दर्द होता है, बहुत इचिंग होने लगती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एक डॉग प्लांट होता है बेटा, डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट जहां पर नेटल प्लांट्स लगे होते हैं उसके आसपास के एरिया में मिल जाता है। डॉग प्लांट बेटा बेसिक नेचर का सिक्रीशन करता है, बेसिकली ये बेसिक है, ये एसिड है। तो अगर डॉग प्लांट ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस रिलीज करता है, डॉग प्लांट आप अपने स्किन के ऊपर लगा लेंगे जहां पर प्रॉब्लम इस नेटल प्लांट ने की है, या फिर आप NaHCO3 वहां पर लगा लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, तो आपको काफी रिलीफ मिलता है। तो बेसिकली प्लांट एक तरीके का अपने एसिड को यूज कर रहा है अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। सिंपली आपने हनी बीज को देखा होगा, जो हनी बीज होती हैं वो भी क्या करती हैं बेटा, ये भी फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। तो हनी बी अगर कहीं काट ले, मधुमक्खी वगैरह वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो वहां पर भी उसका ट्रीटमेंट आप डॉग प्लांट से या सोडियम बाइकार्बोनेट अगर लगाएंगे, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, एसिड रिलीज करेगा, तो वो आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। ऑल्दो अगर जो डॉक्टर्स लोग हैं कुछ,
वो हनी बी ने काट लिया है, नेटल प्लांट का काफी ज्यादा अटैक हो गया, तो वो आपकी स्किन का के ऊपर ये इंडिकेटर का स्ट्रिप लगाकर या पीएच स्केल को मेजर करके भी वो अंदाजा लगा सकते हैं, पता लग जाता है कि कितना पीएच चेंज हुआ है आपकी स्किन का या आपकी बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बेटा बात करते हैं, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों को पता होगा जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब अगर एक सर्टेन HCl का काम है जो आप फूड है उसको डाइजेस्ट करना, और जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर किए हुए हैं आपके स्टमक के अंदर उनको भी किल कर देना, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से कई बार HCl का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, एंटा एसिड देकर। एंटा एसिड यानी दवाइयां खानी पड़ती हैं जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में हम सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स भी आती हैं, इसको हम यूज करें तो वो एसिडिटी हमारी कम हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका काफी बड़ा रोल है। अगर सपोज करते हैं हम लोगों के पास कॉपर का कोई आर्टिकल है, अब कॉपर का आर्टिकल है तो काफी समय से रखा होता है तो कॉपर के अंदर करोजन होना शुरू हो जाएगा, करोजन होने की वजह से कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनने से ग्रीन कलर आ जाएगा। अब ग्रीन कलर का कॉपर दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, पीएच को मेजर किया, पता चला यार बेसिक नेचर इसके अंदर आ चुका है, तो आप क्या करें, कॉपर ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए लेमन को अच्छे से इसके ऊपर रगड़ दें। तो लेमन को इसके ऊपर रगड़ेंगे तो आप क्या होने वाला है, आपको कॉपर सिट्रेट बन जाएगा, और कॉपर सिट्रेट सॉल्युबल होता है पानी से, उसको अच्छे से धो लें और इसको हटा दें। तो आप बेसिकली कॉपर आर्टिकल की शाइनिंग बढ़ा सकते हैं, कॉपर आर्टिकल की क्या कर सकते हैं, शाइनिंग को बढ़ा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर एक बेटा टूथ डिके है, टूथ डिके। टूथ डिके में क्या होता है, जो हमारी दांतों पर हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, पूरी बॉडी का हार्डेस्ट भी वही होता है, दांतों के ऊपर कोटिंग होती है व्हाइट कलर की जिसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल इज अ क्रिस्टेलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म को इनेमल बोलते हैं। अगर इनेमल का कोई केमिकल नेम आपसे पूछे तो इनेमल का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ इनेमल। अब इनेमल क्या होता है बेटा, अगर ये दांतों का इनेमल खराब हो जाए तो सबको पता है धीरे धीरे से दांत में कैविटी हो जाना, प्रॉब्लम इकट्ठी होती रहती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस कैल्शियम फॉस्फेट को बेसिकली हमें बचाना है। बचाएंगे कैसे, हम ये क्या करता है, अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे तो ये डिके होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा माउथ कैविटी का जो पीएच है वो 7 के आसपास रहे, थोड़ा सा बेसिक रहेगा तो अच्छा, एसिडिक हुआ, मीठा खाने से काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आपने कुछ भी खाया है तो खाने के बाद आप उसको माउथ को अच्छे से वॉश कर लें, जिससे किसी भी तरीके के H+ आयन कंसंट्रेशन माउथ कैविटी में इंक्रीज ना हो, अदरवाइज इनेमल का डिके शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये थे सारे के सारे पॉइंट बेटा पीएच से रिलेटेड इन योर एवरीडे लाइफ। आप अच्छे से पढ़ते रहिए कि पूरा कंसेप्ट ऑफ एसिड आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, बेस पूरी तरीके से हो गया, पीएच स्केल की आपकी बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं सॉल्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूं, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आने वाले हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सो डू वेल।